नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेवन इंडिया न्यूज के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की उन 10 विधानसभा सीटों की, जहां इसी महीने के लास्ट में चुनाव होना है। हालांकि अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई, लेकिन ये माना जा रहा है कि अभी 1-2 दिन बाद उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। क्योंकि बीजेपी ने तमाम होमवर्क तैयार कर लिया है और तैयार करने के पीछे की मंशा ये है कि अभी जब 2024 का लोकसभा चुनाव के हम लोग रिजल्ट देख रहे हैं, तो ये चूंकि जिस उत्तर प्रदेश पर बीजेपी को सबसे ज्यादा घमंड था, जहां बीजेपी 80 में से 80 सीट जीतने का दावा कर रही थी, जिस उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव से लगभग 3 महीने पहले उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान राम के प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और इसके बाद ही 400 पार का नारा देश में दिया जाता है देश के प्रधानमंत्री द्वारा। और चूंकि जब चुनाव होते हैं, जब मतदान होता है और मतदान के बाद जब मतगणना होती है, जब रिजल्ट आउट होता है, तो सबसे ज्यादा डेंट उत्तर प्रदेश से भाजपा को लगता है। ये वो उत्तर प्रदेश है जब 2014 का लोकसभा चुनाव होता है, तो यहाँ 80 में से 71 सीट बीजेपी ले जाती है और 2 सीट सहयोगी दल अपना दल के पास चली जाती है। टोटल 80 में से 73 सीटें एनडीए के पास जाती हैं। जब यहाँ 2017 का चुनाव होता है, तो बीजेपी लगभग एनडीए लगभग 355 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आ जाते हैं। जब 2019 का लोकसभा चुनाव होता है, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में चूंकि जो 2014 में एनडीए को मतलब भाजपा को 71 सीटें मिलती हैं, वो 9 सीट घटकर 62 सीट रह जाती हैं। और जब 2024 का लोकसभा चुनाव होता है, तो लोकसभा चुनाव में बहुत बुरी तरह मतलब बीजेपी 33 सीटों से हार जाती है। और हार का अंतर देखिए कि चूंकि वाराणसी से खुद देश के प्रधानमंत्री चुनाव लड़े और वो भी इस बार लगभग 3.5 लाख वोटों से चुनाव हार जाते हैं। अगर हम अमेठी की बात करें, तो स्मृति ईरानी लगभग 1,62,000 वोट से कांग्रेस से हार जाती है। इसके अलावा अगर हम मुजफ्फरनगर की बात करें, तो यहाँ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हार जाते हैं। और बीजेपी के जो बड़े धुरंधर हैं कई मंत्री इस बार उत्तर प्रदेश में हार जाते हैं। और चूंकि अब हार के बाद जब मंथन होता है उत्तर प्रदेश में, तो मंथन को लेकर बहुत ज्यादा आपस में जिस तरह होटोक होती है, सरकार और संगठन के बीच में जिस तरह विवाद होता है, एक बड़े महाभारत की स्थिति होती है, वो किसी से छुपी नहीं है। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना होता है कि अति विश्वास के कारण उत्तर प्रदेश में बीजेपी बहुत ज्यादा अंतर से हारी। दूसरी ओर डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं, उनका मानना है कि उनको ये कहा मंचों से कि संगठन की सरकार ने कभी बात नहीं मानी, इसलिए कार्यकर्ताओं का मोरल डाउन हुआ, उनकी कहीं सुनी नहीं गई और विधायक भी बहुत सारे परेशान रहे। इसी वजह से जो नाराजगी थी कार्यकर्ताओं में, उसी वजह से बीजेपी हारी। तो इन सब को देखते हुए, हालांकि अभी भी डिप्टी मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के रास्ते अलग अलग हैं, संगठन का रास्ता अलग है, लेकिन अभी लगभग 4 दिन पहले एक अलग सुझाव दिया भाजपा के बड़े आलाकमान नेताओं ने, क्योंकि विवाद भी ना हो और तमाम नेताओं को पता चल जाए कि किसमें कितना दम है। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को 2 विधानसभा सीट दे दी जाती हैं जहां उपचुनाव होने हैं। डिप्टी मुख्यमंत्री केशव मौर्य को भी 2 विधानसभा सीट दे दी जाती हैं। दूसरे डिप्टी मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को भी 2 सीट दे दी जाती हैं। प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी को भी 2 सीट दे दी जाती है और जो प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल जी हैं, उन्हें भी 2 सीट दे दी जाती है। और कहा जाता है कि इन तमाम सीटों में आप लोग प्रचार करेंगे, वहां रात में विश्राम करेंगे, तमाम जो कार्य योजना है, जो सरकार की योजना है, उसके बारे में लोगों को बताओगे और हर हाल में आपको ये सीट जीतनी है। तो चूंकि पूरी तैयारी के साथ बीजेपी है, बीजेपी का मानना है कि जो 10 सीटों का उपचुनाव होना है, इसे पूरी तरह जीतना है। लेकिन जब हम पश्चिम यूपी की बात करें, तो चूंकि पश्चिम यूपी में गाजियाबाद शहर सीट एक ऐसी सीट है, उसे इसलिए सुरक्षित माना जाता है कि यहाँ बीजेपी आराम से जीत सकती है, क्योंकि ये बीजेपी का यहाँ बड़ी संख्या में वोट बैंक रहता है। अब हम बात करते हैं मीरापुर की, क्योंकि मीरापुर बिजनौर लोकसभा की सीट है और मुजफ्फरनगर जिले की एक सीट है। यहाँ ये सीट, क्योंकि जब 2022 में चुनाव होता है विधानसभा का, तो रालोद और सपा के गठबंधन से यहाँ आरएलडी के सिंबल पर चंदन चौहान यहाँ से जीत जाते हैं। लेकिन जब 2024 का चुनाव हुआ, बीजेपी के साथ जयंत चौधरी आए, तो चूंकि बिजनौर आरएलडी को मिलती है और चंदन चौहान जो मीरापुर से विधायक थे, वो बिजनौर से चुनाव जीत जाते हैं, ये सीट खाली हो जाती है। इसी तरह अतुल गर्ग, जो कि गाजियाबाद शहर से वो विधायक भी है शहर सीट से, इसके अलावा वो प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री भी थे, उन्हें टिकट दिया जाता है और वो भी जीत जाते हैं। तो गाजियाबाद शहर सीट भी खाली है।
जब हम अलीगढ़ की खैर विधानसभा की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ अनूप प्रधान वाल्मीकि यह जो बीजेपी के विधायक होते हैं, इन्हें टिकट दिया जाता है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव जीत जाते हैं, ये सीट भी खाली है। जब हम संभल की बात करते हैं तो कुदरत की सीट ऐसी है जहाँ से शफीकुर रहमान जो बर्क हैं, वो चुनाव यहाँ से संभल से चुनाव लड़ते हैं, वो चुनाव जीतते हैं, ये सीट पे खाली है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी जो मुसीबत है वेस्ट यूपी की, बीजेपी को विश्वास है कि अलीगढ़ की खैर सीट वो जीत सकते हैं, गाजियाबाद सीट वो जीत सकते हैं। मीरापुर सीट को लेकर, चूंकि मीरापुर में अगर हम बात करें तो यहाँ टोटल मतदाताओं में 43% यहाँ मुस्लिम मतदाता हैं, और अगर संभल की कुदरती की बात करें तो वहाँ लगभग 62% मुस्लिम वोटर है। अब बीजेपी उलझन में है, चूंकि एक तरफ दावा किया गया है कि तमाम 10 सीटों को जीतना है, हालांकि ये सब दावा है। जब हम करहल की बात करते हैं तो वहां से खुद पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विधायक थे, वो वहां सांसद बने हैं। जब करहल की बात करें तो करहल में बीजेपी के लिए बहुत मुसीबत होगी। शीशमऊ की बात करेंगे तो वहां भी मुसीबत होगी। जब हम मिल्कीपुर की बात करते हैं अयोध्या की, क्योंकि मिल्कीपुर से जो अवधेश प्रसाद विधायक होते हैं वो अयोध्या की सांसद सीट जीत जाती है, जो पूरे देश में जिसको लेकर समाजवादी पार्टी मतलब इंडिया अलायंस बीजेपी को चिढ़ाता भी है कि जिस अयोध्या के लिए आप बहुत ज्यादा बोलते थे वो अयोध्या सीट इंडिया अलायंस ने जीत ली। इसके अलावा जो तमाम सीटें हैं वहां एक तरफ जहां बीजेपी की पूरी ताकत लगी हुई है, इंडिया अलायंस अभी चुप है। आज हम बात करते हैं, कर लेते हैं मीरापुर की, क्योंकि मीरापुर में रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी पहले नवाजिश पूर्व सांसद अमीर आलम के बेटे नवाजिश आलम को चुनाव मैदान में उतारते हैं। हालांकि वो अभी चुनाव लड़ रहे हैं, अभी ये क्लियर नहीं कि वो प्रत्याशी रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन फिलहाल वो भी तैयारी में लग रहे हैं। अगर हम सपा की बात करें तो उधर से कादिर राणा भी लगातार प्रयास में, अभी कोई टिकट क्लियर नहीं हुआ। दूसरी ओर सपा के वरिष्ठ नेता मुखिया गुजर वो भी वहां लगे हुए हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं। जब हम आजाद समाज पार्टी की बात करते हैं तो आजाद समाज पार्टी के, चूंकि चंद्रशेखर आजाद इस बार नगीना से निर्दलीय मतलब अपनी पार्टी चुनाव लड़े और उन्होंने बुरी तरह शिकस्त किया बीजेपी को, तो इस बार चंदन चौहान भी वहां प्रत्याशी उतारे हैं और उन्होंने भी वहां कादिर राणा के भतीजे पूर्व विधायक शहनवाज राणा को वहां चुनाव मैदान में लगभग उतार दिया है। हालांकि अभी लोकदल इस प्रयास में है, क्योंकि लोकदल को लगता है कि बीजेपी से गठबंधन है, लेकिन जो उसका परंपरागत वोट है, जो उसका मुस्लिम वोट है, रालोद उसे तोड़ना नहीं चाहता। शायद इसलिए नवाजिश राणा को कहा, नवाजिश आलम को, कि आप चुनाव लड़िए चुनाव मैदान में। वो लगातार फील्ड में मेहनत भी कर रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी का दावा है, बीजेपी का कहना है कि जो संभल की कुदरत की सीट है उसे इस बार बीजेपी को जीतना है, लेकिन 63% मुस्लिम मतदाता वहां होने के कारण इसलिए वहां बीजेपी को जीत मुश्किल लग रही है, क्योंकि वहां एक तरफा जो मुस्लिम वोटर है वो जिस तरफ चला जाएगा वो जीत जाएंगे। तो हालांकि मीरापुर को लेकर एक संशय भी है, बहुत सारे लोग कहते हैं, लोगों का मानना है कि अगर मीरापुर से आरएलडी ने नवाजिश आलम को चुनाव मैदान में उतारा तो जो बीजेपी का वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं रालोद से छिटक सकता है। जहां तक संभल की बात है तो संभल में एक सूत्रीय प्रोग्राम है, वहां बीजेपी दावा जरूर करे, लेकिन हमें लगता है कि बीजेपी वहां जीतनी असंभव है। अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद सीट बीजेपी की है। अगर हम अलीगढ़ की बात करें तो खैर सीट बीजेपी का अनूप वाल्मीकि के पास थी, 2022 में चुनाव लड़े थे, लेकिन अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो खैर में जो प्रत्याशी सपा के थे वो हार गए, वो अलग बात है, लेकिन खैर सीट पर वहां बीजेपी को लगभग 1100 वोट के अंतर से हराया गया है। इसलिए वहां भी बीजेपी के लिए सिग्नल बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि आरएलडी 2 सीट ले, एक सीट कुदरत की संभल और दूसरी मीरापुर, जबकि आरएलडी का दावा है कि खैर सीट उन्हें दे दी जाए और मीरापुर सीट उन्हें दे दी जाए, क्योंकि उनका मानना है कि अलीगढ़ में वो जाट बाहुल है, वहां जाटों की संख्या अधिक है, इसलिए आरएलडी में बहुत आराम से जीत सकती है। लेकिन बीजेपी ने खैर सीट देने से इनकार कर दिया। अब देखना यह है कि कौन सी, हालांकि मीरापुर सीट तो रालोद के कोटे में है, वो तो उनकी अपनी सीट है, लेकिन दूसरी सीट कौन सी मिलेगी आने वाला समय बताएगा। और मुझे लगता है कि एक बार फिर 2024 की तरह ये पूरा संघर्ष होना है एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच में। कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह लोकप्रियता, अगर जिस तरह संसद में लगातार विपक्ष हावी है, अभी 2 दिन पहले जो वक्फ बोर्ड अधिनियम जो बिल लाने की तैयारी थी उसको लेकर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। आखिरकार जब लोकसभा से प्रस्ताव गिरा तो जेपीसी को भेजा गया कि जेपीसी में इस पर चर्चा होगी, और वहां भी देखना होगा कि जेपीसी में कितनी कामयाबी सरकार को मिल सकती है। दूसरी ओर जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी लगातार विपक्ष सरकार पर भारी है, और बहुत सारे मुद्दे जो 2024 में थे, हमें लगता है कि इन्हीं मुद्दों को लेकर इंडिया अलायंस पे मैदान में उतरेगा। फिलहाल इंडिया अलायंस ने अपने पत्ते नहीं खोले, वो जिस रणनीति के साथ पीडीए के जिस कॉन्सेप्ट पर चुनाव लड़ने की वो ठान चुके हैं वो उस पर चुनाव लड़ेंगे।
अब देखना यह है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। हम आपको लगातार अपडेट देंगे कि उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कौन किस पर भारी पड़ेगा। और ये बड़ी बात है क्योंकि मीरापुर सीट भी रालोद की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है और ये पता है आरएलडी को कि जब आरएलडी को सीट मिली तब सपा गठबंधन में आरएलडी थी, बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट आरएलडी को मिला था। अगर इस बार आरएलडी का प्रत्याशी मुस्लिम होता है और इंडिया अलायंस का प्रत्याशी दूसरा होता है तो कहीं ना कहीं आरएलडी को भी झटका लग सकता है। आरएलडी बेचैन है। हालांकि इस समय आरएलडी के तमाम नेता मीरापुर को अपनी प्रतिष्ठा जोड़कर लगातार प्रयास कर रहे हैं और ये लगातार दावा भी है आरएलडी का कि मीरापुर सीट वो जीत कर दिखाएंगे। अब देखना होगा कि मतदान के बाद क्या होने वाला। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। हम तमाम 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का अपडेट आपको देंगे। नमस्कार।